और अब विस्तार से समाचार। 243 विधानसभा सीट पर होने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। आज पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी हो गई। यानी आज से 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण की वोटिंग के लिए सभी दल के प्रत्याशी नामांकन भर सकेंगे। 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होगी। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। छुट्टी वाले दिन जमा नहीं होंगे नामांकन पत्र। 6 नवंबर को पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय में वोटिंग होगी। इसके अलावा 6 नवंबर को लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर, भोजपुर में मतदान होंगे। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। और मतदाता परिचय पत्र के अलावा अब आप 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों की सूची में आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड इनको शामिल किया है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, बैंक पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक, सार्वजनिक कंपनियों का पहचान पत्र, सांसद, विधायक, एमएलसी का आधिकारिक पहचान पत्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का विशेष पहचान पत्र और अन्य निर्देशन दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर मतदान किया जा सकता है। इसके लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग के इस कदम से मतदाताओं को सुविधा मिलेगी और वो बिना किसी परेशानी के मतदान कर सकेंगे। और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची जारी है। भाजपा नेता नित्यानंद राय और एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच मुलाकात हुई, जिसके बाद चिराग पासवान ने मीडिया से कहा कि चर्चा सकारात्मक रूप से चल रही है और फैसला अब अपने अंतिम चरण में है। बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहां कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने राजद नेता तेजस्वी यादव की घोषणा को चुनावी स्टंट बताया। अशोक चौधरी ने कहा कि प्रदेश के लोगों को पता है कि नीतीश कुमार स्थिर और व्यवस्थित सरकार चलाते हैं। सिर्फ नौकरी के बदौलत तेजस्वी यादव सनसनी फैलाने का काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। यादव सब चुनावी जिसको बोलते हैं जिसको है बुलबुला है, लेकिन आरजेडी के लोगों के प्रति क्या प्रदेश में भाव है और वो लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना। ये सब जो बातें कहा जा रहा है कि हम हर घर में देंगे जिसमें बेरोजगारी नहीं है वहाँ रोजगार क्रिएट करेंगे, सब मतलब चुनावी जिसको बोलो स्टंट है ये सब। बट है कि प्रदेश के लोगों को ये पता है कि नीतीश कुमार इज ए स्टेबल पर्सन, ही डज अ स्टेबल, एक स्टेबल सरकार चलाते हैं और एक सिस्टमैटिक सरकार चलाते हैं। सिर्फ नौकरी के बदौलत ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम एक सनसनी फैलाने के काम करें कि हम नौकरी देंगे। आई डोंट थिंक सो कि जनता जो है इसको एक्सेप्ट करेगी। वहीं राजद नेता शक्ति सिंह ने तेजस्वी यादव की चुनावी घोषणा पर कहा कि ये तेजस्वी यादव का प्रण है कि जो परिवार बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार देंगे। यह निर्णय वही ले सकता है जिसके अंदर बिहार का दर्द छुपा हुआ है, हालातों को गंभीरता से जो देखता है। वो दर्द तेजस्वी जी के अंदर है। जब 20 में उन्होंने 10 लाख नौकरी की बात की थी तो 5 लाख नौकरी दिया, भी पक्की नौकरी दी। बिहार एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा एक याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से गलत जानकारी वाला हलफनामा प्रस्तुत करने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। इस पर अब बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि फर्जी नैरेटिव फैलाना कांग्रेस की पुरानी आदत बन चुकी है।
एसआईआर मामले में प्रशांत भूषण ने फेक एफिडेविट पेश किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट ने लथाड़ लगाई और कहा कि ये एफिडेविट दे रहे हो, जब नाम पूछे जाते कि किसके नाम कटे हैं तो आप झूठे नाम देते, और अगर पहला एफिडेविट ही फेक है तो बाकी की क्या विश्वसनीयता है। पर पूरे देश में माहौल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बनाना है, झूठे आरोप लगाना है। महाराष्ट्र में आरोप लगाए, खारिज हो गए, और जब सुप्रीम कोर्ट इस नैरेटिव को ध्वस्त करता है तब विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। ईवीएम पर भी ये फेक नैरेटिव बनाते थे, वो भी ध्वस्त हो गया। बिहार के अंतिम मतदाता सूची की खामियों को दूर करने के लिए सभी 38 जिलों में अभी तक कोई अपील नहीं की गई है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिलावार सूची एक्स पर साझा करते हुए बताया कि राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के दौरान सभी 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने और हटाने के संबंध में कल 9 अक्टूबर तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 24 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई अपील नहीं मिली है। और चुनावों को लेकर क्या कुछ है चुनाव आयोग की तैयारी और किस तरह से है राजनीतिक गहमा गहमी, इसी की जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, किस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं? देखिए, आज से नॉमिनेशन शुरू हुआ है और प्रशासन की ओर से सारे इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। हम अभी चुनाव आयोग के दफ्तर के पास हैं और चुनाव आयोग ने एक तरह से आचार संहिता को लेकर के भी बहुत ही सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। जैसे कि जितने भी होर्डिंग्स थे, जो भी पोस्टर्स थे, बैनर्स थे सरकारी संपत्ति पर या प्राइवेट निजी संपत्ति पर, उनको हटाया गया है। और जो धारा 144 बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे सेंसिटिव जगह है वहाँ लगाया गया है। और इस तरीके अगर हम चुनाव आयोग की और तैयारियों की बात करें तो उड़नदस्तों को भी यहाँ पर उनका कार्यभार उनको दिया गया है ताकि किसी भी अवस्था में जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन नहीं किया जा सके। और रही बात राजनीतिक पॉलिटिकल, अगर हम बात करें तो आज का दिन हर एक पार्टी के लिए, अगर आप किसी भी पार्टी के दफ्तर में आप चले जाएं तो लगभग एक जन सैलाब सा उमड़ा है, क्योंकि जो टिकटार्थी हैं, जो टिकट लेने वाले हैं या जो सिटिंग विधायक हैं, तो एक आदमी के साथ कम से कम 20-25 आदमी है। तो अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी सीटों को लेकर के एक तरह से असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर जो सहनी की पार्टी है, वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी, तो वो उसने पहले भी 60 सीटों की मांग की थी, लेकिन अब एक तरह से 25 से लेकर के 30 सीटों पर मान मनोबल की तैयारी की जा रही है। उधर सीपीआई एमएल जो एक बड़ा गठबंधन है, सीपीआई एमएल की ओर से भी जो 19 सीटों पर पिछली बार वो लड़े थे, इस बार वो कम से कम 40 सीटों की मांग कर रहे थे, वो उनको भी 24 से 25 सीटों पर बनाया जा रहा है। इधर हम अगर एनडीए की हम बात करें तो एनडीए के अंदर भी चिराग पासवान जिस तरीके का उनका रुख है, उनको भी बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो पहले 24 सीटों की बात थी, अब 24 से लेकर 26 सीट तक उनको दी जा सकती है। और एनडीए के अंदर लगभग सीट शेयरिंग की जो बात है वो लगभग पूरी हो चुकी है। और आज देर शाम नहीं तो कल सवेरे तक सीट शेयरिंग का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन एक अंदरूनी जो चीज़ें हैं एनडीए के अंदर, जो जिस प्रत्याशी का टिकट कंफर्म हो गया है, उन्हें अनऑफिशियली, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो लोजपा हो, चाहे वो जेडीयू हो, उन्होंने कैंडिडेट्स को कह दिया है कि आप जाइए और क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार कीजिए। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि एनडीए में ये जो फॉर्मूला है ये मतलब कमोबेश पूरा हो चुका है। लेकिन अगर हम महागठबंधन की बात करते हैं, वहां पर जिस तरह का एक रस्साकशी हो रही है, उसे किस तरह से कह सकते हैं कि एनडीए से ज्यादा जो चुनौती है वो गठबंधन के अंदर ही नजर आ रही है? देखिए, अगर हम चुनावी समीकरणों की हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने 51 सीटें कल उन्होंने जारी की, अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, तो ये कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर वेट एंड वॉच करेंगे कि जैसे दोनों महागठबंधन और एनडीए में जिन व्यक्तियों को टिकट नहीं दिया जाएगा, जो स्टॉलवर्ड्स होंगे और उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, तो प्रशांत किशोर अपनी पार्टी में उसे अडॉप्ट करेंगे, उससे अपनी पार्टी में उसे सहेजेंगे। लेकिन कल जो उनकी सूची जारी हुई, उसमें ज़्यादातर जो चेहरे हैं वो फ्रेश हैं। तो 51 कल प्रथम चरण में प्रशांत किशोर ने जो सीटें जारी की हैं,
उसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंस देखने को मिला कि प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी और उनको राघोपुर यानी तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी। इसके अलावा करगहर एक सीट है रोहतास जिले में, वहां से जो उनका गृह क्षेत्र भी है, वहां से चर्चा चल रही थी। लेकिन इन सब चर्चाओं पर कल विराम लग गया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की गई कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपने चुनाव प्रचार का आगाज वो आज करेंगे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से, जहां से तेजस्वी विधायक है। बिल्कुल, एक और आपसे बात पूछना चाहेंगे, दोनों ही जो गठबंधन है उनके सामने जो चुनौती है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जो जनता को लुभाने की बात है, वो कवायद है, वो भी शुरू हो गई है। बेशक इसमें युवा जो हैं उनको जो है फोकस किया जा रहा है, जिस तरह से तेजस्वी यादव का बयान आता है और फिर उस बयान को चुनावी स्टंट भी कहा जाता है, तो युवा जो है वो फोकस में है और एक बड़ा जो अलग से लाभार्थी वर्ग है वो इस चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी, अब बिल्कुल, अगर हम चुनावी इतिहास की अगर बात करें, विधानसभा चुनाव के इतिहास की बात करें, तो एनडीए ने 2005 में जब सत्ता प्राप्त की थी बिहार में, जो जिस तरीके से जंगल राज की बात की जा रही थी, जंगल राज लोग कह रहे थे, और जो लोगों ने जो मैंडेट दिया वो नीतीश कुमार और एनडीए दल को मैंडेट दिया। और मैंडेट देने के बाद 2005 से लेकर 2010 तक जब सरकार रही तो उन्होंने जंगल राज पर जिस तरीके से काबू पाया और कानून व्यवस्था के नाम पर नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने एक मिसाल कायम की। और उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप अगर 2005 के पहले की अगर हम बिहार की बात करें, तो जो रोड्स की स्थिति थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति थी, जो पुलिया की स्थिति थी, एकदम उसकी जो अवस्था थी बेहद खराब थी। और कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था की स्थिति भी उतनी ही खराब थी। लेकिन इन दोनों चीज़ों पर नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने नियंत्रण किया। उसके बाद से जब अगला चुनाव हुआ 2010 की अगर हम बात करें, तो 2010 में नीतीश कुमार ने कहा था कि जो बिजली की स्थिति थी वो बहुत खराब थी, 3-3, 4-4 महीने तक छोटे शहरों में बिजली गायब रहती थी। उसमें नीतीश कुमार ने वादा किया था कि अगर 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने यह वादा किया था कि अगर हम पूरे शहर में यानी पूरे बिहार राज्य के शहरों और गाँव में 19 घंटे अगर बिजली कम से कम हम नहीं दे पाए तो हम आपसे वोट नहीं मांगेंगे अगली बार। और ये भी चीज़ हुआ कि आज बिहार में अगर आप छोटे शहरों में जाएं, बड़े शहरों में जाएं, तो बिजली की जो उपलब्धता है 19 से लेके 20 घंटे से लेके कहीं 23 घंटे और 24 घंटे भी है। तो इसके अलावा जो महिलाओं की अगर हम बात करेंगे, तो महिलाओं को जिस तरीके से मेन स्ट्रीम में शामिल करने की कोशिश की गई, खासकर एनडीए सरकार के द्वारा, आप देखेंगे महिलाओं को निकाय चुनाव में आरक्षण दिया गया। इसके अलावा आप जो महिला पुलिस बल है उसमें भी उन्हें रिजर्वेशन दिया गया। और एक जीविका दीदी की जो अवधारणा कंसेप्ट रखी गई, वो अपने आप में एक बाद में जाकर मिसाल बनी और जीविका एक संस्था नहीं बल्कि एक आंदोलन बन गई है। और अब आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने जीविका दीदी के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले हैं। और ये 10 हज़ार रुपया इसलिए कि वो अपना उद्योग खड़ा कर सके, छोटा कुटीर उद्योग खड़ा कर सके। और अगर उनका उद्योग सक्सेसफुल होता है आने वाले दिनों में, तो सरकार उनके खातों में 2 लाख रुपये भी देगी। बिल्कुल, एक बड़ा परिवर्तन ये दिखाई देता है कि वहाँ पर जो मतदाता हैं विकास पर जो है फोकस कर रहे हैं, अपने हितों पर जो है वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और ये पिछले चुनाव से दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, आप नज़र बनाए रखिए। बेहद दिलचस्प चुनाव हैं और सबकी नज़रें इस पर लगी हुई हैं। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव आयोग ने भी विशेष तैयारी की है और उसके साथ जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो भी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि अभी जो दोनों गठबंधन हैं उसमें जो सीट शेयरिंग है या जो कैंडिडेट्स हैं उसको लेकर मंथन लगातार चल रहा है, लेकिन उसके साथ ही जो मतदाता हैं उन्हें लुभाने की जो कवायद है वो भी अब शुरू हो गई है और उसी में जो बयानबाजी है वो भी जारी है और उस पर जो सियासी पलटवार है वो भी लगातार इस चुनाव को काफ़ी दिलचस्प बना रहा है।